प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा तीसरा पाठ दानी पेड़, इसके हम भाषा बोध के प्रश्नों को कर रहे थे जो व्याकरण पे आधारित होते हैं। ये प्रश्न व्याकरण पे आधारित होते हैं और हमने आज दूसरा प्रश्न करना है, बहुवचन रूप लिख करके वाक्य पूरे कर रहे हैं। तो इसमें शब्द हमें दिया गया है एक वचन, उसका बहुवचन रूप लिखना है और दिए गए वाक्यों को पूरा करना। तो पेज नंबर 11 आप खोल लीजिए और इसे हमें पाठ्य पुस्तक में ही करना है। आपको पता ही है, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है एक तरह से अभ्यास पुस्तिका की तरह है। इसमें जगह बना हुआ है और पेंसिल से आप इसे लिखें। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न, शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। प्रश्न है दूसरा, शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। पहला है, लड़का पेड़ की वृक्ष स्थान पर झूला झूलता। लड़का पेड़ की खाली स्थान दिया है पर झूला झूलता, पर झूला झूलता पाठ का ही है। और शाखा, शाखा एक वचन है। ये जो शब्द दिया गया है वो एक वचन है, तभी ना हम उसका बहुवचन रूप ले सकते हैं। शाखा एक वचन शब्द है, तो इसका बहुवचन रूप लेना है। लड़का पेड़ की शाखाओं पर झूला झूलता। नृत्य शाखाओं पर झूला झूलता। दूसरा ख भाग है, लड़का वृक्ष स्थान बाद पेड़ के पास आया। लड़का वृक्ष स्थान दिया हुआ है, बाद पेड़ के पास आया। बाद पेड़ के पास आया। पास आया पूर्ण विराम। और दिया है वर्ष। ये हमें वर्ष एक वचन है। ये जो शब्द है वर्ष वो क्या है, एक वचन। हमें इसका बहुवचन से वाक्य पूरा करना है। तो लड़का वर्षों बाद, वर्ष नहीं अब वर्षों करेंगे। लड़का वर्षों बाद पेड़ के पास है। एक वचन वर्ष था, वर्षों। ग, लड़का बहुत सी वृक्ष स्थान खरीदना चाहता था। लड़का बहुत सी, उसके बाद वृक्ष स्थान दिया गया है, खरीदना चाहता था। खरीदना चाहता था। और वस्तु दे रखा है। वस्तु एक वचन होता ही है, आपको पता है। वस्तु एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन रूप हम लिखेंगे। लड़का बहुत सी वस्तुएं खरीदना चाहता था। वस्तुएं
तो लड़का बहुत सी वस्तुएं खरीदना चाहता था। बहुवचन रूप से हमने इसे पूरा किए। दो और वाक्य हैं। लड़का नाव में बैठकर रिक्त स्थान पकड़ना चाहता था। लड़का नाव में बैठकर रिक्त स्थान दिया हुआ है, पकड़ना चाहता था। पूर्ण विराम मछली दे रखा है शब्द। मछली एक वचन है तो हमें मछली का बहुवचन रूप लिखना है। लड़का नाव में बैठकर मछलियां पकड़ना चाहता, तो मछलियां लड़का नाव में बैठकर मछलियां पकड़ना चाहता था। और अंतिम वाक्य है, लड़का पेड़ के फिर रिक्त स्थान दिया है से, फिर एक और रिक्त स्थान दिया है बनाता पूर्ण विराम। शब्द हमें दो दिए हैं इसमें, क्योंकि रिक्त स्थान भी दो दिए हैं, फूल और माला। पहला शब्द दिया फूल, दूसरा शब्द हमारा दिया है माला। तो फूल एक वचन है, माला भी एक वचन है। तो लेकिन लड़का पेड़ के फूलों से पेड़ के फूलों से मालाएं बनाता। मालाएं बनाता। तो ये था हमारा शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। इसको हमने एक शब्द एक वचन दिया था, जो अंत में जो दिए हैं सारे एक वचन शब्द हैं। फूल, माला, मछली, वस्तु, वर्ष, शाख। इसका बहुवचन रूप हमने लिखा, बहुत आसान था। ये तो देखते ही आपको समझ आ गया कि हमें इसका बहुवचन रूप लिख करके वाक्य पूरे करना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, साथ का साथ ही नोट करिए। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। देखिए, लड़का पेड़ की शाखाओं पर झूला झूलता। शाखा का हमने बहुवचन लिखा था, शाखाएं। लड़का वर्षों बाद पेड़ के पास आया। एक वचन था वर्ष का बहुवचन वर्षों, इसमें लिखा था। ग वाक्य। लड़का बहुत सी वस्तुएं खरीदना चाहता था। वस्तु एक वचन है, इसका बहुवचन वस्तुएं। लड़का नाव में बैठकर मछलियां पकड़ना चाहता था। इसका मछली एक वचन था, इसका हमने लिखा था मछलियां। और लड़का पेड़ के फूलों से मालाएं बनाता। तो फूल का हो गया फूलों और माला का मालाएं। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, और इसमें वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, सही करके लिखना है। तो आपने इसे नोट कर लिया है, मैं मिटा देता हूँ। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा है तीसरा प्रश्न। इन वाक्यों को सही करके लिखो। वाक्य दे रखे हैं, हम इन वाक्यों को क्या करेंगे, सही करके लिखना है। तो शुद्ध करके लिखना है, और इसे भी हम पाठ्य पुस्तक में करेंगे, जगह दिया गया है।
इन वाक्यों को सही करके लिखो। तो पहले वाक्य को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि ये क्या, इस वाक्य में गलती क्या है। प्रश्न है तीसरा, इन वाक्यों को सही करके लिखो। सही करके लिखो। कौन कौन से वाक्य हैं एक बार देख लेते हैं। पहला है क, अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बना लिया। अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बना लिया। तो इस वाक्य में हमें इस वाक्य को दोबारा सही करके लिखना है। उस वाक्य को वहीं नहीं सही करना है, नीचे खाली जगह दे रखा है, उसको हम सही करके लिखेंगे। तो सबसे पहले वाक्य को हम पढ़ेंगे, उसमें किस प्रकार की त्रुटि है, गलती है, उसको सही करना है। तो एक बार वाक्य को देखो। अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बना लिया। अरे नाव बना ली, नाव है स्त्रीलिंग, नाव डूबती है, डूबता नहीं है। तो इसे क्या पता चलता है कि नाव स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए हम लोग क्रिया क्या करेंगे, लिया नहीं, लिया तो पुल्लिंग के लिए करते हैं, तो ली लिखना। तो इस वाक्य को पूरा करके सही लिखते हैं। तो गलती कहाँ है ये मैं आपको बताने के लिए इसे रेखांकित कर लेता हूँ। गलती इसी शब्द में था। ये पुल्लिंग की क्रिया है, हम इसका स्त्रीलिंग रूप लिखते हैं। अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना, अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बना ली। अब है स्त्रीलिंग, नाव स्त्रीलिंग है तो बना ली, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ, ली लिखना था। तो त्रुटि लिया में था, ली हमने सही करके लिख दिया। तो इसे साथ सबका साथ नोट करते जाइए बच्चों। मैं अगले वाक्य पे चल जाते हैं, हम लोग चलते हैं। ख, मेरी शादी होने वाली है। ख वाक्य है, ये लड़के ने कहा था मेरी शादी होने वाला है। तो शादी एक स्त्रीलिंग शब्द है। फिर से बहुत आसान है, शादी एक स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया वाली होता है, ना कि वाला। तो यही गलती किसमें है, क्रिया का ये जो रूप है ये सही संज्ञा के सही लिंग के साथ नहीं मैच कर रहा है। तो हम इसे सही करके लिखेंगे, मेरी शादी होने वाली है। तो इसको लिख देते हैं, मेरी
शादी होने वाली है। अगला है, तो बहुत आसान है। शादी स्त्रीलिंग शब्द होती है, तो ये हमें वाली लिखना था, ना कि वाला। यहाँ इसी तरह नाव जो है, नाव स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे नाव बना लिया नहीं होता, नाव बना ली। तो संज्ञा जो होता है उसका हमें लिंग के अनुसार क्रिया में बदलाव आता है। फिर से एक बार बता दें, जो भी संज्ञा शब्द होता है उसके लिंग के अनुसार हमारी क्रिया का रूप भी बदलता है। तो यहाँ क्रिया बना लिया ये गलत था, यहाँ बना ली होनी चाहिए थी, क्योंकि नाव स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे शादी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए शादी होने वाला नहीं, वाली। अब ग पे चलते हैं, मैं मिटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया है। आगे चलते हैं। ग है, पेड़ अभी भी बहुत खुश थी। पेड़ अभी भी, पेड़ अभी भी बहुत खुश थी। तो इसमें गलती आपने पहचान ली होगी। पेड़ है संज्ञा शब्द, और क्या है, पुल्लिंग। यहाँ पे कहेंगे पेड़ संज्ञा पुल्लिंग शब्द है, और तो यहाँ पे क्या होगा, पुल्लिंग के साथ था होता है, थी तो स्त्रीलिंग के साथ होता है। तो क्रिया का जो रूप गलत लिखा है, क्रिया का रूप स्त्रीलिंग के अनुसार है, जबकि हमारा संज्ञा पुल्लिंग है। हमारा संज्ञा जो पेड़ शब्द है वो पुल्लिंग है, लेकिन इसका जो क्रिया रूप लिखा है यहाँ थी लिखा है, इसलिए गलत है। हमें लिखना था पेड़ अभी भी बहुत खुश था, ना कि थी। तो गलती कहाँ है, थी। तो अब इसको दोबारा सही करके लिख देते हैं, बहुत आसान है। पेड़ अभी भी बहुत खुश था, खुश था, पूर्ण विराम। घ अगला वाला है, घ। मेरे सब दांत गिर चुकी हैं। मेरे सब दांत गिर चुकी हैं, गिर चुकी हैं। इसका वाक्य को पढ़ते ही पता चलता है कि गलती कहाँ। तो एक चीज़ है कि जब भी हमें वाक्य मिलेगा उसको जरूर पढ़ना है। एक बार में अगर ना समझ आए तो 2 बार भी पढ़ना है, तभी हम सही और गलत में जो अंतर है इसका पता लगा पाएंगे। मेरे सब दांत गिर चुकी हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गिर चुकी। दांत जो है वो संज्ञा शब्द है, और दांत पुल्लिंग होता है। दांत गिरता है, गिरती नहीं है। दांत उगता है, उगती नहीं है। आपने सुना होगा, जब आम भाषा में भी हम बोलते हैं दांत उग रहा है, दांत गिर गया, गिरी नहीं बोलते, दांत गिर गया। तो दांत है संज्ञा पुल्लिंग, तो गिर चुका होता है, ना कि गिर चुकी होता है। तो क्रिया का क्या रूप होगा, पुल्लिंग का रूप लिखेंगे कि मेरे सब दांत गिर चुके हैं, चुकी नहीं, गिर चुके हैं, क्योंकि बहुवचन है ना, हैं इधर लगा है तो दांत
गिर चुके हैं। तो चुकी जो है वो गलत है, इसको सही करके हम लिखेंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ सही करके, मेरे सब दांत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं। तो ये था हमारा था। एक और वाक्य बच गया है, तो ये एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। एक और वाक्य इसको करते ही हमारा ये सही करो वाक्य पूरा हो जाता है। एक बार देख लेते हैं। पेड़ अभी भी बहुत खुश थी। तो ये पेड़ संज्ञा पुल्लिंग शब्द था, इसीलिए हमें यहाँ था लिखना था, न कि थी। तो पेड़ अभी भी बहुत खुश था। मेरे सब दांत गिर चुकी हैं। तो दांत संज्ञा है, पुल्लिंग है, तो गिर चुके बहुवचन में भी है क्योंकि हैं लिखा है। तो गिर चुके हैं। अगर एक वचन होता, अगर ये हैं नहीं होता तो दांत गिर चुका है लिखते हैं हम, लेकिन ये बहुवचन है तो हम लिख रहे हैं मेरे सब दांत गिर चुके हैं, बहुवचन है। तो अगला पांचवा और अंतिम वाक्य लिख देते हैं। पांचवा और अंतिम वाक्य, मेरी उम्र शाखाओं से लटकने झूलने का नहीं है। मेरी उम्र, मेरी उम्र शाखाओं, शाखाओं से लटक कर झूलने की नहीं है। लटक कर झूलने का नहीं है। झूलने का नहीं है। तो इसमें गलती कहाँ है? झूलने, फिर ये भी क्रिया की बात है। मैं कह रहा हूँ इसमें किसकी गलती है? क्रिया किसके अनुसार? संज्ञा के लिंग के अनुसार होनी चाहिए क्रिया, और इसमें भी नहीं है। तो इसमें लिखा है कि मेरी उम्र शाखाओं पर लटक कर झूलने की नहीं रही। का नहीं होगा, की होगा। क्या होगा? का नहीं है, की होगा। तो मेरी उम्र शाखाओं से लटककर झूलने की नहीं है। का नहीं होगा, का तो पुल्लिंग है, की होगा। तो गलती कहाँ पे है? इसको एक बार रेखांकित कर देते हैं और फिर से इसको, इस वाक्य को दोबारा लिखना है। मेरी उम्र शाखाओं से लटककर झूलने की नहीं है। झूलने की, यहाँ का हमने बदल दिया, की नहीं है। कि नहीं बिंदी होती है, नहीं है, ये पूर्ण विराम होगा। तो ये हमारा अंतिम वाक्य था। इसको भी एक बार आप नोट कर लीजिए बुक में ही। अब हम उसके बाद चौथा प्रश्न करेंगे। तो मेरी उम्र शाखाओं से लटककर झूलने का नहीं है, गलत है। झूलने की होता है, झूलने की। तो मेरी उम्र शाखाओं से लटककर झूलने की नहीं है। तो सब में हमने देखा, इन सब में गलती कहाँ थी? ये जो वाक्य को हमने शुद्ध करके लिखा, इसमें गलती कहाँ थी? इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब भी हम
कोई वाक्य लिखते हैं तो उसका संज्ञा का लिंग के अनुसार उस वाक्य में क्रिया का रूप बदलता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम जो संज्ञा का जो लिंग होता है उसके अनुसार उस वाक्य में क्रिया आती है। हर वाक्य में क्रिया तो होती ही है, लेकिन क्रिया का रूप जो होता है संज्ञा के लिंग से निर्धारित होता है। अगर लिंग पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप भी हम पुल्लिंग ही लिखेंगे। अगर संज्ञा का लिंग अगर स्त्रीलिंग है तो हम उसका क्रिया का जो रूप है वो भी स्त्रीलिंग वाला ही लिखेंगे। तो इसमें सब में केवल यही गलती थी। जो हमने 5 वाक्य आज किए उनमें क्या गलती थी कि संज्ञा के अनुसार जो क्रिया का जो है संज्ञा के लिंग के अनुसार क्रिया का रूप नहीं बदला गया था, ठीक उल्टा लिखा गया था। अगर संज्ञा पुल्लिंग थी तो क्रिया स्त्रीलिंग कर दी गई थी, यदि संज्ञा स्त्रीलिंग थी तो उसका क्रिया का रूप पुल्लिंग का था, जो हमने आज सही करके दोबारा लिखा। तो इसे याद रखिएगा। ये भी वाक्य में बहुत ज़रूरी है। हमने आपको बताया भी था कि जो है संज्ञा जो है वो विकारी शब्द है, उसमें बदलाव आ जाता है वचन और लिंग कारक के अनुसार। तो ये सब इस कारण हमने इस वाक्य में यही सीखा कि संज्ञा का लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग क्रिया का निर्धारण करता है। क्रिया भी उसी के अनुसार होती है। अगर संज्ञा पुल्लिंग है तो उसकी जो क्रिया का रूप होगा पुल्लिंग होगा। अगर संज्ञा स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप स्त्रीलिंग होगा। आगे चलते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न बहुत आसान है। वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित करो और उनके भेद लिखो। तो हमें वाक्य जो दिया हुआ है उसमें से संज्ञा शब्द को पहचानना भी है। तो आज संज्ञा शब्द के बारे में बताते हैं, संज्ञा होता क्या है और उसके भेद भी लिखने। तो केवल संज्ञा शब्द पहचानना ही नहीं है, संज्ञा के भेद। तो आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी रखी है। मैं आज संज्ञा की परिभाषा बताता हूँ, उसके भेद बताता हूँ। आप इसे याद करिएगा और कल हम इस प्रश्न को करेंगे। अभी समय है, जैसे कि हम देख रहे हैं संज्ञा की पहले परिभाषा से शुरुआत करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम हम संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा हम जानते ही हैं। संज्ञा क्या होता है? संसार में सब चीज़ का नाम होता है, दुनिया में सभी चीज़ों का नाम होता है। तो ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है दुनिया में जिसका कि नाम नहीं। तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा भी कहा जाता है। तो अब संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसको एक बार मैं लिख के आपको बता देता हूँ। ये तो हमने कर दिया। चौथा प्रश्न करने से पहले संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। परिभाषा आपने बहुत बार पढ़ी, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने परिभाषा जानते नहीं। तो मैं लिख भी देता हूँ संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, स्थान, प्राणी या भाव के नाम या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद है। संज्ञा के कितने भेद हैं? भेद कितने हैं? 3। पहला मैं लिख देता हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा।
और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। ये इनके बारे में आज आप पढ़ के आएंगे। भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हमें यही पहचानने हैं जो संज्ञा दिया है वाक्य में उसमें कौन कौन से, इसके भेद में कौन सा है, ये करना है। यही आज का गृह कार्य है। संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद आपको पता होना चाहिए। कल हम अपना चौथा प्रश्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।